Shireen John, please Void start reading. contract. A contract which ceases to be enforceable by law, void contract. A contract which is enforceable at the option of the one party but not at the option of other parties, voidable contract. तो सर सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन दे दी कि सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लेकिन बाद में लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पॉइंट वापस सीज हो जाता है, हट जाता है। तो सर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो केवल एक पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सिबल होता है, दूसरे के ऑप्शन पे नहीं। ठीक है, नेचर सेकंड पॉइंट श्रीन। A void contract, a contract when originally entered was valid but subsequently due to subsequent impossibility or illegality or changes in law it became unenforceable. यहाँ पर देखो, पहले मैं डेफिनेशन दे दी, फिर उसको फर्दर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, कारण बता दिए कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, लाइक चेंज इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन लॉ। ये दोनों के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हुए हैं। मंशा शर्मा, चेंज इन लॉ का एग्जाम्पल बता कि कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल बता। मंशा। सर नहीं याद है। अरे यार वही तो चाहिए, याद हो जाए जल्दी। अच्छा कौन बताएगा चेंज इन लॉ के कारण कैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल ओपियम का दिया था, किसी को याद आ रहा हो तो। ओपियम खरीदने और बेचने से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट सब भूल गए। ईशा शेट्टी। सर क्या खरीदना बेचना? ओपियम। ऐसा सोचो तुम अफीम खाते हो, अब याद रह जाएगा। अफीम मतलब नशा करते हो। तो सर 1947 का एक एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? दैट मान लो ये एक एग्जाम्पल है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। हो ऐसा मत समझ लेना कि सही में 1947 में ऐसा ही हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो ओपियम की खेती पे बैन नहीं था, नशे वाले प्रोडक्ट होता है ना, इसको कंज्यूम करने से नशा आ जाता है। तो मान लो ओपियम अफीम की खेती पे बैन नहीं था, तो पुलकित और देव ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया। पुलकित इज द फार्मर, देव इज द कंज्यूमर। देव, मैं हर अच्छा एग्जाम्पल तेरे नाम से ही ले लिया करता हूँ, ठीक है। तो पुलकित इज द फार्मर, तो दोनों ने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 2 किलो अफीम उगा के देगा और बदले में 20,000 रुपए देगा। ठीक है। तो सर उस समय तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था क्योंकि सरकार ने ओपियम की खेती पे बैन नहीं लगाया था, और ये भी बोला था कि 2 महीने में उगा के देगा। ठीक है सर। लेकिन इन्हीं 2 महीने के दौरान अभी तक डिलीवरी देनी बाकी है, उसी उससे पहले ही सरकार ने ओपियम की खेती पे बैन लगा दिया, चेंज इन लॉ कर दिया कि आज से ओपियम की खेती जो है वो बैंड है। ठीक है, उसमें डीलिंग करना बैंड है। तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू चेंज इन लॉ? सर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले तो वैलिड था तो ये दोनों पॉइंट्स थे, बाद में लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पॉइंट वापस हट गया, वापस हट गया। तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस कैसे हो जाता है? इसका एग्जाम्पल कौन दे सकता है? याद ही नहीं है तुम लोग को, जल्दी बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। When the subject matter gets destroyed. व्हेन द सब्जेक्ट मैटर गेट्स डिस्ट्रॉयड। मान लो शेट्टी वन ने, दिया शेट्टी ने शेट्टी टू को, दैट इज ईशा शेट्टी को, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया, अगले महीने की 1 तारीख को मैं आपको अपना स्कूटर दे दूंगी और आप मुझे बदले में 50,000 रुपए दे देना। अगले महीने की 1 तारीख आए उससे पहले ही स्कूटर जो है, खड़े हुए स्कूटर के ऊपर ट्रक चला गया और उसको खराब करके तोड़ के निकल गया। तो अब ड्यू टू, जिस समय बनाया था उस समय तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। इस तरीके से तुमको सारी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो सर यही तो बोला गया है यहां पर। क्या बोला गया है कि
subsequently due to subsequent impossibility or illegality or change in law it becomes unenforceable। ठीक है, इन्हीं बातों को तो दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ भाई शिरीन। A contract is voidable at the option of the aggrieved party. It continues to be valid until contract is rescinded by the aggrieved party. सर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। एक पार्टी एनफोर्स करा सकती है, जिसको प्रॉब्लम हुई है वो चाहे तो आगे बढ़ सकती है, चाहे तो रिसेंड कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो सर उसी को पास में ये वॉइडेबल बनाने का ऑप्शन है। ठीक है, इट जब तक, अब अपन ने कहा एक्स ने वाई की कंसेंट जबरदस्ती ली है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई। वो चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंड कर सकती है। आगे क्या लिखा है, जब तक रिसेंड नहीं करते तब तक हम ये मान के चलेंगे कि वो आगे बढ़ रही है उसके साथ में। बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया वह माना जाता है। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू बी वैलिड अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, राइट्स पढ़ भाई। It does not provide any legal remedy for the parties to the contract. In this case, if aggrieved party opts not to rescind the contract within reasonable time, the contract continues to be valid. देखो बहुत अच्छी बात बोली गई है। जहां तक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात है कि जब बनाया था तब सही था, बाद में वो खराब हो गया, तो सर इसमें पार्टीज के पास में कुछ लीगल रेमेडी नहीं होती है। कैसे लीगल रेमेडी का मतलब समझो कि एक्स ने वाई को बोला मैं 1 तारीख को अपना स्कूटर तेरे को दूंगी, और वाई ने बोला मैं उसी समय तेरे को पेमेंट कर दूंगी 50,000 रुपए का। ठीक है साहब, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन अभी बाद में क्या हुआ कि सर स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर खत्म हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर पार्टी के पास में, किसी भी पार्टी के पास में कोई लीगल रेमेडी नहीं है, क्योंकि समझना कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। अब ये ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ये वाला पोर्शन वापस हट गया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। वॉइड का मतलब सर लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है सर, तो अब यदि वाई जो है ये कोर्ट में जाती है कि नहीं, मैंने तो, हमारा तो एग्रीमेंट था 1 तारीख को ये मेरे को स्कूटर लाके दे रही थी अपना, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को 1 तारीख को स्कूटर चाहिए, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तो कोर्ट बोलेगा बेटा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, स्कूटर डिस्ट्रक्ट हो चुका है, तो अब ये पूरा नहीं किया जा सकता। सो किसी भी पार्टी के पास में कोई रेमेडी नहीं है। इसी तरीके से एक्स यदि टूटा हुआ स्कूटर ले जाती है, ये टूटा हुआ स्कूटर है, लो 1 तारीख को मैं आपको ये दे देती हूँ, तो अब वाई लेने से मना कर सकती है, क्योंकि उधर तो वैसा स्कूटर, टूटे हुए स्कूटर की बात नहीं हुई थी। तो फिर ये एनफोर्स कराने पहुंच जाएगी कोर्ट में कि देखो स्कूटर लेने देने की बात हुई थी, ये तो ले ही नहीं रही है। सर ये एनफोर्स कराया ही नहीं जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। वॉइड का मतलब विच इज नॉट एनफोर्सेबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के पास में कोई लीगल रेमेडी नहीं होती है। हाँ, एक लीगल रेमेडी जरूर होती है, ये बात ध्यान रखना। जब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट वाला चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो वहां आपको पता पड़ेगा एक लीगल रेमेडी जरूर होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को बोला मैं 1 तारीख को अपना स्कूटर आपको दे दूंगी, वाई ने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं आपको पैसे आज ही दे देती हूँ, मैं आपको पैसे आज ही दे देती हूँ। ठीक है, अब 1 तारीख से पहले स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया, यदि स्कूटर खत्म हो गया, तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी यदि इसने कोई एडवांस वगैरह दे रखा है, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है, 50,000 रुपए वापस डिमांड कर सकती है, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होना नहीं है। ठीक है, तो इतना रेमेडी जरूर मिलता है कि पार्टी को अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का पूरा राइट मिलता है, ये 50,000 रुपए वसूलने का वापस पूरा राइट मिलता है, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा नहीं हो पाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? इसके अलावा कोई लीगल रेमेडी नहीं है। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती ली गई कंसेंट, फॉर एग्जांपल तो एक्स ने वाई की कंसेंट जबरदस्ती ली गई है, तो वाई के पास में लीगल रेमेडी है
ये कोर्ट में जाके इसको रिसेंड भी करा सकती है, खत्म भी करा सकती है। ये लीगल रेमेडी अवेलेबल होती है एग्रीव्ड पार्टी के पास में। ठीक है, सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट in this case if aggrieved party opts not to rescind the contract within reasonable time the contract continues to be valid otherwise इसके पास में ऑप्शन होता है अग्रीड पार्टी के पास में कि कोर्ट में जाके रिसेंड करा सकती है। क्या ये टेबल समझ में आया आपको? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए मुझे ये बताओ, वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? सर रीजनेबल टाइम मतलब कुछ भी हो सकता है। यस, रीजनेबल टाइम डिपेंड्स फ्रॉम circumstances to circumstance of each and individual case। हर केस के लिए रीजनेबल टाइम अलग अलग होगा। बात समझ में आई? अच्छा ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। तो एक तो ये हो गया, एक हमें वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस देखना है। अपने को पता है वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट, सर दोनों में ही वर्ड वॉइड आ रहा है, तो वॉइड का मतलब क्या होता है? जो शुरुआत से गलत हो, नहीं, वॉइड का मतलब होता है जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो। तो सर वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल, ये पार्ट कभी आता ही नहीं है, तो ये यहीं आके रुक जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सर एक बार तो ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बाद में ये हट जाता है, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल नहीं रह पाता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हो गई समझने वाली बात। और यदि एग्जाम में डिफरेंसेस आ जाए, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंशिएट करो, तो फिर कैसे लिखना है? पढ़ भाई शिरीन। Void agreement, an agreement not enforceable by law. Void contract, a contract which ceases to be enforceable by law. ठीक है, ये तो डेफिनेशंस आ गई। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक बार तो बन जाता है, बाद में सीज हो जाता है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पॉइंट वापस। सेकंड, सर वो क्या लिखा है? चलो मैं ही पढ़ देता हूं। वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं वॉइड एब इनिशियो। ये वैसा ही है जैसे मैंने आपको कुछ लैटिन टर्म्स पहले पढ़ाए थे ना, क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का क्या मतलब होता है भाई पुलकित? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विड प्रो क्यू? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, यानी कौन से के लिए लगता है ये, कौन से टर्म के लिए यूज होता है क्विड प्रो क्यू? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए, बिल्कुल। इसी तरीके से एक लैटिन टर्म और कराया था क्विड प्रो क्यू के अलावा, कौन बताएगा? हाँ देव बोल, देव बोलना। कमाल कर रहा है यार। हाँ हेलो सर, हाँ अभी हाँ हाँ बोल अनम्यूट ही नहीं आ रहा। बोल बोल बोल। कंसेंसस एड आइटम। कंसेंसस एड इडम, बिल्कुल सही बोल रहा है। कंसेंसस एड इडम का मतलब क्या होता है भाई? कौन बताएगा? Meeting of minds. मीटिंग ऑफ माइंड्स। द पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। काला घोड़ा सफेद घोड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि ऑफर देने वाले ने काला घोड़ा सोच के दिया और एक्सेप्ट करने वाले ने ये सोच के ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो सफेद घोड़े के लिए ऑफर आ रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से तीसरा वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो और दूसरा होता है वॉइड एग्रीमेंट। दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है वॉइड एब इनिशियो, दूसरा होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? समझना, हालांकि वॉइड एग्रीमेंट का कंसेप्ट है पर यहां आ चुका है तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। देखो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है सर? जो शुरुआत से ही गलत होता है, यहीं पर आकर रुक जाता है, कभी ये वाला पॉइंट आके जुड़ता ही नहीं है, वो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट होता है।
सर ये दो तरीके के होते हैं शुरुआत से गलत। एक तो तुम शुरुआत से गलत थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो मीन्स इनिशियल से, शुरुआत से। एब इनिशियो, एब का मतलब, हालांकि कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको लैटिन लैंग्वेज को याद रखने का तरीका बताऊं, बट आप याद कैसे रख सकते हो, अल्फाबेट्स ABCD से चालू होते हैं, तो ABCD से चालू, चालू से ही, शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड सिंस बिगनिंग, इनिशियल से ही। तो सर एक तो आप शुरुआत से गलत हो और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल कि सर आप शुरुआत से गलत तो हो, लेकिन आपको बाद में पता पड़ रहा है कि आप शुरुआत से गलत हो। यू आर डिस्कवरिंग इट आफ्टरवर्ड्स दैट यू आर वॉइड सिंस बिगनिंग। कैसे सर? एग्जाम्पल देखो, वॉइड एब इनिशियो का एग्जाम्पल तो सर, मिस्टर एक्स ने माइनर के साथ में एक एग्रीमेंट बना लिया, तो सर ये वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से ही गलत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वॉइड एब इनिशियो टाइप का ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है सर। एक दूसरा एग्जांपल देखो इस साइड का। सर हमारी रिया जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है, और छोटा मोटा काम नहीं करती है, सीधा कंटेनर के कंटेनर मंगाती है। कंटेनर समझते हो ना, शिप पे जो लोड होके बड़ा सा कंटेनर आता है, ये सीधे कंटेनर्स के कंटेनर्स मंगाती है। ठीक है। तो रिया जो है, इसकी शिप, इसने 10 कंटेनर मंगाए थे एक शिप पे। कहां से? कि सर चाइना से। किस चीज के? कि सर टॉयज के। ठीक है सर। शिरीन जॉन जो है वो टॉयज की होलसेलर है। तो रिया और शिरीन जॉन के बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है। कब? आज 27/7/2023 को। कितनी बजे? शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या एग्रीमेंट बन रहा है। रिया इसको 10 कंटेनर टॉयज के देगी और बदले में ये 10 लाख रुपए का पेमेंट करेगी। ठीक है सर। लेकिन इन बेचारों को पता ही नहीं है कि शाम की 6 बजे शिप डूब चुका है, और अब उसमें से कोई माल रिकवर नहीं हो सकता। शिप ऑलरेडी डूब चुका है, कोई माल कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए सर ये लोग कैसा एग्रीमेंट बना रहे हैं 8 बजे, जो कि शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है, क्योंकि जिस चीज के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं वो पानी में जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, वो कभी वापस नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो उस पोजीशन में नहीं होगी। सो दे आर वॉइड सिंस बिगनिंग, बट दे डिस्कवर्ड इट आफ्टरवर्ड्स दैट दे वर वॉइड सिंस बिगनिंग। वो शुरुआत से गलत थे, वॉइड एग्रीमेंट बना रहे थे, वो बाद में पता पड़ा कि हम शुरुआत से गलत थे। सो डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। क्या तुमको दोनों तरीके के वॉइड एग्रीमेंट समझ में आ गए? वॉइड एब इनिशियो और डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स आ गए? बोलो यस और नो। Yes. Anyone having any doubt? Void agreements are of two types, void ab initio and discovered to be void afterwards. ठीक है, दोनों ही शुरुआत से गलत है। एक में शुरुआत से गलत हो और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, दूसरे में आप शुरुआत से गलत हो, ये आपको बाद में जाके डिस्कवर होता है कि आप शुरुआत से गलत हो। ठीक है। तो सर इट इज void ab initio, ये दैट इज को हटा लेना, और discovered to be void afterwards, both are void since beginning, दोनों ही शुरुआत से गलत होते हैं। ठीक है। जबकि void कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना भाई, It becomes void subsequently due to change in law or change in circumstances. ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। void एग्रीमेंट और void कॉन्ट्रैक्ट में, void कॉन्ट्रैक्ट में या तो चेंज इन सर्कमस्टांस हो जाता है या चेंज इन लॉ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। It is without any legal effect and cannot be enforced in court of law. It is also without any legal effect and cannot be enforced in court of law. ठीक है, दोनों का ही इफेक्ट, वॉइड का मतलब ही यही होता है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, तो किसी को भी कोर्ट में ले जाके एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट्स वगैरह ये सब हमने पढ़ लिए थे, इलीगल और वॉइड के बीच में डिफरेंस कल कर लिया था। तो सर
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कितने वैलिड हैं कितने सही हैं, इस हिसाब से हमने कर लिया था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट के साथ में इलीगल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि टेक्निकल डिफेक्ट के कारण एनफोर्स नहीं हो पाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कर लिया। किसी को कोई डाउट पहले वाले सेक्शन में? बोलो हाँ या ना। 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 देव वसारी क्या डाउट है? सर मेरे को बस डाउट नहीं, वो कंफर्म करना था, ये जो अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, हाँ, इसका मतलब यही रहता है ना कि मतलब कोई टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हो गया। सारी चीजें, ऑफर एक्सेप्टेंस से लेके लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाली सारी चीजें हैं। बट हाँ। कहा गया था कि राइटिंग में रजिस्टर्ड स्टैम्प ड्यूटी होना चाहिए, वो कराया ही नहीं तूने। वो नहीं कराया। ठीक है। ठीक है, चलो मैं 1 सेकंड का मतलब आधे मिनट का एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद में हम लोग चालू करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। बहुत मजा आएगा ये करते हुए। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन यानी कि किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट बना है उस पर डिपेंड या कैटेगराइजेशन किया है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आएगा ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। देव पसारी, यस सर। यदि तुझे अपनी, अच्छा पास में कोई बैठा तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, बैठा हो तो बता देना, पुलकित से एग्जाम्पल ले लूंगा। ठीक है देव, हाँ सर। देव तेरे को यदि अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करनी हो तो कैसे करेगा? बोल के। बोल के या लिख के? सर लिखूंगा तो जूते खा जाऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। बोलने में तो कोई प्रूफ रहता नहीं है कि मैंने आपको बोला या नहीं बोला। ठीक है, बट तू कैसे भी कर सकता है, या तो बोल के या लिख के। ठीक है, सो दैट मीन्स देव को यदि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो तो वो या तो बोल के करेगा या लिख के करेगा। बोलने में क्या यूज लेगा? वर्ड्स यूज लेगा। लिखने में क्या यूज लेगा? वर्ड्स यूज लेगा। ठीक है, तो सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स which are made using words either in oral or in writing, जिन्हें शब्दों के इस्तेमाल से बनाया जाता है, चाहे ओरल में चाहे राइटिंग में, कैसे भी बस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। दोज आर नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस याद कैसे रखोगे कि सर अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करोगे? सर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, चाहे ओरल में चाहे राइटिंग में। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड एक्सप्रेसली यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। कि जैसे ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। हाँ, कोर्ट में प्रूव करना डिफिकल्ट होगा,
पर वो हमारी बीमारी नहीं है, वो वकील लोग देखेंगे। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हैं, हमको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सर ओरली कि भाई फोन पे एक मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने पूछा भैया ये वाला मॉडल जो है ये कितने रुपए का दिया, कि सर ये 150 रुपीज पर पीस है। ठीक है, 1000 पीस भिजवा दो। ओके सर, परसों तक भिजवा दूंगा सर। बन गया कॉन्ट्रैक्ट कि 1000 पीस इंटू 150 रुपीज का तो पेमेंट होगा, बदले में 1000 पीस एक बंदे से दूसरे बंदे के पास में जाएंगे। फोन पे ही ओरली वर्ड्स यूज लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आमने सामने बैठे, एक टेबल के इस बेंच के इस साइड बैठा है, दूसरा दूसरी साइड में बैठा है, तो ओरली वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आ जाओ पढ़ लेते हैं इसको, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। लेट्स रीड व्हाट आर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। शिरीन जॉन। Where the terms of contract are expressly agreed upon in words either written or spoken is said to be express contract. मतलब एक्सप्रेसली, खुद को एक्सप्रेस कैसे करोगे, एग्रीड अपॉन इन वर्ड्स either written or spoken, either in oral or in writing. So express contracts are those contracts which are made using words either in oral or in writing. Very simple. ठीक है, चाहे टेलीफोन पे बना लो, चाहे आमने सामने बैठ के बना लो, चाहे राइटिंग में बना लो। राइटिंग में भी तो होता है, मैं आपको ये देने की वादा करता हूँ, आप मुझे बदले में ये देंगे, दोनों ने नीचे साइन किया, तो यहाँ पर भी तो वर्ड्स यूज कर रहे हो। ठीक है। सेकंड आते हैं अपन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे। तो सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी वर्ड्स का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जाता है। सर यदि कोई वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो सर कैसे बनाएगा? सर थ्रू एक्शंस वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, थ्रू एक्शंस वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड अदर देन यूजिंग वर्ड्स थ्रू एक्शंस ऑफ द पार्टीज। आओ समझते हैं कैसे। ठीक है। अब मंशा शर्मा, हाँ सर। कभी बॉम्बे के बाहर कोई शादी अटेंड करने गई है? हाँ अच्छा, मंशा शर्मा की तरफ से शायद इंटरनेट थोड़ा वीक है, आओ समझते हैं। तो वन डे मनीषा शर्मा को एक शादी का इनविटेशन मिला। मान लो घर में किसी की शादी थी, इनकी कजन सिस्टर की शादी थी। तो ये शादी अटेंड करने के लिए कहाँ गई? मुंबई से मान लो अहमदाबाद चली गई। ठीक है। अब जब गर्ल्स होती हैं और वो गर्ल्स शादी अटेंड करने जाती है, वो भी आउट स्टेशन शादी, तो सर एक बैग से तो इसका मंशा का कुछ होगा नहीं। 4 बैग इस हाथ में और 4 बैग इस हाथ में लेके और रेलवे स्टेशन पे चढ़ेंगी और रेल के अंदर घुसेंगी। ठीक है। तो सर एक में शूज होंगे, एक में सारी ड्रेसेस होंगी, एक में कुछ होगा, डिजाइनर पीस होगा, एक में 4 बैग इस हाथ में, 4 बैग इस हाथ में। ठीक है। अब बेचारी अकेली मंशा 8 बैग कैसे संभाले? जैसे तैसे करके अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे अपने 8 बैग्स लेके ट्रेन के नीचे तो उतर गई, बट 8 बैग्स कैरी करना इसके लिए अकेले के लिए पॉसिबल था नहीं। ठीक है सर। सडनली एक कुली ने मंशा को खड़े हुए देखा। कुली ने कुछ नहीं कहा, इसके पास में आया, इसके 4 बैग्स एक तरफ उठाए, दूसरे हाथ में इसके 4 बैग्स उठाए और स्टेशन के बाहर जाने लग गया कुली। ठीक है। समझना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, भले ही मजाक के तौर पे समझा रहा हूं लेकिन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुली ने कुछ भी नहीं बोला, 4 बैग इसके इस हाथ में उठाए, 4 बैग इस हाथ में उठाए और चुपचाप बाहर जाने लग गया। ठीक है। मनसा शर्मा ने भी उसको रोका नहीं, चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी, चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। तो सर इन दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड वे में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। समझाता हूं कैसे। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया है? कि कुली मंशा का सामान बाहर ले जाएगा और मंशा उसके लिए पे करेगी विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। कैसे? सर शब्द तो एक भी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि न तो कुली ने कुछ बोला न मंशा ने कुछ बोला। जैसे
कुली ने क्या किया, अपन ने पढ़ा है हर कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना जरूरी होता है, ठीक है सर। तो कुली ने इम्प्लाइड ऑफर दिया विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, इम्प्लाइड ऑफर दिया कि मैं आपका सामान बाहर लेके जाऊंगा और उसके लिए आप मुझे पे कर देना। तो उसने क्या किया, 4 बैग इस तरफ उठाए, 4 इस तरफ उठाए, बिना कुछ बोले बाहर जाने लगा। मतलब वो अपने एक्शन से इसको इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है। मनसा शर्मा उसको रोक सकती थी, स्टॉप कर सकती थी, लेकिन मनसा शर्मा उसके पीछे चुपचाप चल ली। दैट मीन्स इसने भी अपना उस इम्प्लाइड ऑफर के लिए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया, इम्प्लाइड ऑफर के लिए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया, बिना शब्दों के इस्तेमाल के लिए किए, उसके पीछे पीछे होली, यानी उसके एक्शंस के लिए, ऑफर के लिए अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है। और बाकी चीजें तो है ही है, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलेगा, एक को अपने बैग बाहर मिलेंगे, एक को पैसा मिलेगा, ठीक है। एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बट दोनों पार्टीज ने अपने एक्शंस के थ्रू इम्प्लाइड वे में विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। क्या ये पहला एग्जांपल इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का समझ में आया कि विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स एक्शंस के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं? बोलो, समझ में आया एवरीवन? यस सर। मनसा शर्मा कहाँ चली गई? हाँ सर। तो 8 बैग लेके जाएगी या 2 बैग लेके जाएगी अगली बार? पता नहीं सर। पता नहीं सर, वो किसकी शादी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो ये तो था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के 1-2 एग्जांपल्स और देता हूँ। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ वही शरीन जाओ। Where proposal or acceptance is made otherwise than in words, promise is said to be implied. Where offer or acceptance is made otherwise than in words, words नहीं यूज किए हैं, किसी और तरीके से, थ्रू, मतलब कैसे, थ्रू एक्शंस ऑफ द पार्टीज, देन वो किस तरीके से चीजें होंगी, सारी इम्प्लाइड वे में होंगी विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, देन इट इज सेड टू बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ देव पसारी। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का आपने जो एग्जांपल दिया वो तो इसे कूली का हो गया, बट इन जनरल में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं वो नहीं समझा मैं। अरे मतलब कूली वाला भी इन जनरली दिया था यार, कौन सा मैंने अपने वो मतलब, चल एक और देता हूँ अभी, इसमें चिंता क्यों करता है, पर ये कूली वाला समझ में आया या नहीं आया ये बता। मेन पॉइंट वो समझा मेन पॉइंट कि क्या है? बिना वर्ड्स के यूज के मेन कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट यही है, बिना वर्ड्स यूज लिए हुए जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो थ्रू एक्शंस ऑफ द पार्टीज बन जाता है, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक और एग्जांपल देखो सर, क्या हुआ था, अब देव पासारी, अब यार देव तेरा ही नाम आ जाता है हर बार जबान पे, क्या करूं। देव पासारी के दिमाग में एक दिन आया कि मैं तो अपना कैफे खोलूंगा, ठीक है। मेरे कैफे में अलग ही सिस्टम होएगा। क्या सिस्टम होएगा कि मैं क्या करूंगा, एक टेबल बना दूंगा, उस टेबल पे ये मतलब ऐसा एक फॉर्मेशन होगा जाली का, ठीक है। इस पे मैं चाय के कप्स भर के रख दूंगा, चाय की ग्लासेस भर के रख दूंगा, ठीक है। सो लोग आएंगे, यहां से उठाएंगे, चाय पिएंगे, और जो भी पैसा होगा देके चले जाएंगे। तो सर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्प्लाइड ऑफर, जो इसने एक टेबल पे चाय के कप, एक टेबल पे जाली मतलब एक स्ट्रक्चर में बहुत सारे चाय की ग्लासेस भर के रखी हुई हैं। तो सर दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर फ्रॉम हिम